एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट आईआईएससी स्टडी ऑन माइक्रोप्लास्टिक्स। तो हमारी जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताया है कि कैसे जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, जो प्लास्टिक का सबसे छोटा एलिमेंट होता है, प्लास्टिक का सबसे छोटा एटम होता है, उसको हम माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। एंड ये ऐसा प्लास्टिक होता है जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होता। बाकी जो प्लास्टिक्स होता है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और बाद में उसको रिन्यूएबल भी किया जाता है, लेकिन ये जो प्लास्टिक होता है ये हमारे जो फिशरीज़ है, एक्वेटिक लाइफ है, मरीन कल्चर है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इस वजह से जो कंसर्न है बढ़ते जा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न, इकोलॉजिकल कंसर्न एंड ह्यूमन कंसर्न ऑल्सो, क्योंकि ह्यूमंस भी फिर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो फूड चेन है वो डिसरप्ट होता जा रहा है। तो देखते हैं कि अब इसका जो स्टडी हुआ है क्या इम्पैक्ट आया है, क्या डिटेल में एनालिसिस यहाँ पर आया है। तो ये बताया जाता है कि जो माइक्रोप्लास्टिक है वो हमारे डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं ग्रोथ में, जैसे स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं फिश में, और ये हम बात कर रहे हैं कावेरी रिवर्स की फ़िश की। एंड ये जो स्टडी है इसको पब्लिश किया गया है एक्सोटॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी आर्टिकल के अंडर। उपेंद्र जो थे, ही इज़ द पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने इस पर्टिकुलर फील्ड को लीड किया है। एंड ऑथर थे ऑफ IAS अब्बास टोबा एनिवोशे, PhD स्टूडेंट, वो भी इसके ऑथर रहे हैं। अब देखते हैं कि स्टडी को कैसे कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर पोल्यूशन लेवल की स्टडी की गई है एंड इफेक्ट को स्टडी करने की बात की है कि कैसे जो फिशरीज़ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है माइक्रोप्लास्टिक का, वो उनको किस हद तक इम्पैक्ट कर रहा है। वाटर सैंपल्स है वो भी कलेक्ट किए गए हैं रिसर्चर्स से जो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिंग स्पीड का पानी वहाँ पर डाला जाता है, जैसे स्लो मूविंग वाटर या फास्ट फ्लोइंग वाटर, या फिर जो स्टैगनेंट होता है, जो खड़ा पानी होता है, वहाँ पर स्पीड के इफेक्ट से भी बताया गया है कि कैसे जो पोल्यूटेंट्स कंसल्टेशन है पानी में वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे एक्वाटिक लाइफ को। तो हर एक चीज़ का यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टडी का। जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर जो केमिकल फिजिकल पैरामीटर्स हैं वाटर सैंपल्स के, उनको एनालाइज किया गया है। इसमें से ओनली एक ऐसा सैंपल था जो कि विद इन द लिमिट था। यहाँ पर जो सैंपल है वहाँ पर बताया गया कि उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन था, लेकिन जो लेवल है ऑक्सीजन की जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम था। तो इसके लिए उनको स्टैगनेंट या फिर स्लो साइड पर होना चाहिए। और इन साइट से जो वाटर कलेक्ट किया गया है उसके अंदर काफ़ी सारे बायो इंडिकेटर्स भी मिले हैं जो वाटर को कंटामिनेट करते हैं, जैसे साइक्लोस्पाइरोगिरा, इकोलाई। जो रमन स्पेक्ट्रोग्राफी टेक्निक है वो भी यूज़ किया गया रिसर्चर के द्वारा, ताकि जो माइक्रोप्लास्टिक्स है उनको डिटेक्ट किया जाए एंड जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो भी इसमें पता लगाया जाए। जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं वो हमें मिलते हैं काफ़ी सारे हाउस होल्ड या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। काफ़ी सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द स्टडी। जो सेकंड पार्ट है वहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया गया है कि जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं क्या वो रीज़न हो सकते हैं जो डिफॉर्मिटीज़ आ रही हैं, जहाँ पर हमारा जो ग्रोथ है वो पूरी तरह प्रॉपर नहीं हो पा रहा। और हम वाइल्ड फिशरीज़ के ये टेस्ट किया गया। जो एम्ब्रोस थे ज़ेब्रा फिश के, वहाँ पर वाटर कलेक्ट किया गया उन पर्टिकुलर साइट का, उसको ट्रीट किया गया एंड वहाँ पर बताया गया कि ये जो पानी था उस पर्टिकुलर साइट का, वहाँ पर DNA डैमेज हुआ है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, हार्ट डैमेज है, जो अर्ली सेल डेथ है वो है, और यहाँ पर मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर फिशेज़ की जो लाइफ है वो बहुत लिमिट है। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ देखते हैं। जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वो भी फाइंड किए गए हैं, वो अब नॉर्मली डेवलप्ड फिशरीज़ में फाइंड आउट हुए हैं। जो ROS डैमेज है एंड जो इफेक्ट है एनिमल्स का वो भी सेम ही है, जो कि ट्रीट किया गया पानी के साथ, जो कि स्टैगनेट और स्लो फ्लोइंग वाटर में। तो यहाँ पर बताया गया कि कैसे जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हो रही हैं ड्यू टू माइक्रोप्लास्टिक। तो माइक्रोप्लास्टिक इज़ द रीज़न जिसकी वजह से सारी डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं और हमारे एक्वाटिक एनवायरनमेंट को ये इम्पैक्ट करते जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट नदाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। तो 10 अप्रैल को यूनियन मिनिस्ट्री दैट इज़ अमित शाह जी ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, और ये है अराउंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के इन बानासकांता डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम है नबाशेत सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। तो देखते हैं ये नया प्रोजेक्ट में है क्या, कैसे काम करेगा एंड किस लिए इसको बनाया गया है। बेसिकली एक तरह से टूरिज़्म प्रोजेक्ट है गुजरात की गवर्नमेंट का, ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आए और जो लोगों का माइग्रेशन होता है जो बॉर्डर में रहता है एक्चुअली में, जो क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लाइवलीहुड
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, क्योंकि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का इन्वायरमेंट बना रहता है। तो इसलिए उसको देखने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि कैसे जो गुजरात है उसको भी एक टूरिज़्म की तरह हमें प्रमोट करना चाहिए और जो माइग्रेशन है लोगों का वो रुक सके। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेकर आए ताकि कंट्री का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जहाँ पर हम बॉर्डर सिक्योरिटी को भी इन्हांस करेंगे। और जो न्यूली अभी लॉन्च ये सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है, ये इसी का पार्ट है। 125 करोड़ ऑलरेडी इसमें स्पेंड हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस प्रोजेक्ट का। जो बॉर्डर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर क्या होगा, जो लोगों की रिस्पेक्ट है, पर्सनलाइज ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बीएसएफ के जवान है उसकी तरफ लोगों का इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं है, तो उनका एक रिस्पेक्ट आएगा डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ताकि टूरिज़्म तो आए हाय, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो भी रिस्टोर हो जाए। टूरिज़्म भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगी और यहाँ पर लोगों का लाइवलीहुड भी सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काम करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो मेन एम है वो यही होगा कि जो सिटीजन्स है नेशन के, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि कैसे जो लाइफस्टाइल होता है एक बीएसएफ पर्सनल का, वो कितना ही ज़्यादा मेजर रोल है कि वो कंट्री को सिक्योर करते हैं और वो बॉर्डर एरियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनाई गई हैं, जैसे लॉन्ज, राइविंग प्लाजाज, 500 पर्सन की सीटिंग कैपेसिटी ऑडिटोरियम है, पार्किंग फैसिलिटीज़ होंगी, शॉप्स है, चेंजिंग रूम है, रेस्टोरेंट है, म्यूज़ियम, शारदा गथा है जो कि एक एग्जीबिशन सेंटर भी है। यहाँ पर लाइटिंग भी लगाई जाएगी जो कि डेकोरेटिव होगी, सोलर रूफटॉप पैनल्स भी होंगे एंड सोलर ट्री भी यहाँ पर होगा। जो अजय प्रहारी है वो एक तरह से मॉन्यूमेंट है जिसको इरेक्ट किया था इस साइट पर इन द मेमोरेंस ऑफ सोल्जर जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस किया इन द नेम ऑफ द कंट्री। जो टूरिस्ट हैं उनको भी बताया जाएगा कि कैसे अगर वो विजिट कर रहे हैं यहाँ पर वेपन्स भी वो देख सकेंगे कि जो हमारे पास क्या मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि सर्फेस टू एयर मिसाइल, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, आर्टरी गन्स, T-55 टैंक्स, विंग ड्रॉप टैंक्स, टॉप एडर्स, MiG-27 एयरक्राफ्ट, जितने भी हमारे पास वेपन्स हैं उनका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा ताकि लोगों को हमारी सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर का भी पता चल सके। एक बीटिंग रिट्रीट भी सेरेमनी होगी जो कि वगा अटारी बॉर्डर पर होगी पंजाब में, वो भी इसी का पार्ट रखा गया है, इसी के साथ उसको प्लान किया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है नबादित दीवार सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, ये एक तरह से दोनों ही कंट्रीज़ का जो बॉर्डर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, तो लोगों को जुड़ाव करने के लिए, लोगों को पास में लाने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं ताकि लोग जो हैं वो अपने आप को अलग ना समझे। तो इसलिए इंडिया हमेशा कोशिश करता है, इंडिया की गवर्नमेंट की जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं वो हमेशा असिमिलेट फील करें, ना कि आइसोलेट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट नासाज डाटाज ऑन इंडिया स्पेस डेब्रिस। तो नासा ने बताया है कि कैसे इंडिया का जो स्पेस डेब्रिस है वो बढ़ता जा रहा है। स्पेस डेब्रिस क्या होता है? स्पेस डेब्रिस होता है, जैसे आप देख सकते हो ये अर्थ है, उसके अराउंड कितना ज़्यादा गंद आपको दिख रहा है, ये है हमारे सैटेलाइट्स का कचरा जो रह जाता है। सैटेलाइट जब ख़त्म हो जाता है उसका टेन्योर, उसके बाद वो वहीं पर रह जाता है स्पेस में, तो इतनी सारी सैटेलाइट्स हो चुकी हैं कि वहाँ पर जाने के लिए भी जगह नहीं, हमें कोई भी सैटेलाइट प्लेस करने के लिए वहाँ पर इतनी जगह नहीं बची है। तो इसी वजह से इसको स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। और अभी जो नासा की रिपोर्ट आई है उसने बताया है कि जो इंडिया ने अभी रिसेंटली एंटी सैटेलाइट टेस्ट किए थे मार्च 2021 में, वो डिग्रेड हो चुके हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं और अब ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए जो कंट्री का हमारी कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेस डेब्रिस में वो थोड़ा कम हुआ है कुछ टाइम पीरियड से। तो अगर हम पिछले 4 सालों की बात करें वो सबसे लोवेस्ट अभी चल रहा है। अब देखते हैं कि स्पेस डेब्रिस होता क्या है। ये एक तरह से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो उनको इंटैक्ट रखे, तो इसलिए वहाँ पर फ्लोटिंग वो करते रहते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं रेमिनेंस ऑफ रॉकेट्स आउट ऑफ ऑपरेशन सैटेलाइट से, जितने भी दूसरे काइंड के जंक होते हैं, और ये जो जंक्स होते हैं इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्पेस डेब्रिस। अब देखते हैं थ्रेट फ्रॉम स्पेस डेब्रिस। ये जो पीसेज होते हैं ये अराउंड मूव करते हैं अपनी बहुत तेज़ स्पीड में, एंड ये कंसीडर किया जाता है एज अ थ्रेट। जो भी हमारे दूसरे स्पेस एसेट्स हैं उनको थ्रेट्स माना जाता है, एंड जो भी फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं। अगर कोलिजन की बात करें, इवन अगर एक भी सैटेलाइट का कोलिजन होता है कि मिनिमम जो मिलीमीटर साइज़ की डेब्रिस है वो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कोलिजन का ऑन दिस स्पेस डेब्रिस, और हमारी जो सैटेलाइट है वो नुकसान हो सकती है। तो ये हमारा जो स्पेस डेब्रिस है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे सैटेलाइट सिस्टम के लिए।
जो लेटेस्ट इशू था उसमें ये बताया गया है कि 25182 पीसेज हैं स्पेस डेब्रिस के, जो अर्थ का सबसे लोवेस्ट ऑर्बिट होता है। इसमें से जो इंडिया का है, इसमें इंडिया का 114 ही है, जो कि सबसे कम है। जितने भी जो नेशंस हैं उनमें सबसे इंडिया का लोवेस्ट है। एंड जो नेशन है उसका 103 डिफंक्ट एंड एक्टिव स्पेस क्राफ्ट हैं जो अर्थ को ऑर्बिट करते जा रहे हैं। डिफंक्ट मतलब जो खत्म हो चुके हैं, जिनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, स्टिल वो वहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं कर रहा कोई भी एफर्ट कि उसको वहाँ से निकाला जाए। ऑल्दो जापान की जो एजेंसी है, दे आर ट्राइंग, उन्होंने काफ़ी सारे मिशंस यहाँ पर लगाए हैं ताकि जो स्पेस जंक है वो कम हो सके। तो अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है स्पेस डेब्रिस में। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दीज आर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, चाइना, यूएसएसआर, इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एंड ये ही सबसे ज़्यादा स्पेस डेब्रिस प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं राइज ऑफ इंडिया स्पेस डेब्रिस। 2019 में जो कंट्री का उनका जो स्पेस डेब्रिस का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा है। आफ्टर एंटी सैटेलाइट टेस्ट इंडिया 4th कंट्री बन चुकी है जिसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो डिस्ट्रक्ट कर सके स्पेस बेस्ड एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर को। और जो टेस्ट है वो उसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस डेब्रिस स्पेस में बना दी है, जिसके अराउंड 400 पीसीज हमारे स्पेस में घूम रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो कैसे यहाँ पर डाटा जो बताया जा रहा है कि कैसे हमारा जो डेब्रिस सिस्टम है उसने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, डिफ़िकल्टी भी किया है कि कोई और सैटेलाइट को वहाँ पर प्लेस नहीं किया जा सकता। जब सैटेलाइट टेस्ट नहीं हुआ था तब 115 पीसीज थे, जब टेस्ट हुए तो 160 तक आ गए हैं। तो कितनी ज़्यादा पीसीज है, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कुछ ख़त्म हो गए हैं, और जो कुछ पीसीज हैं वो अभी भी स्पेस में हैं, लेकिन जो दूसरे पीसीज हैं वो अभी तक चल रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर डाटा गिवन है कितना पहले था कितना अब है, बट द थिंग इज़ कि इंडिया का भी कम होता नज़र आ रहा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट वर्ल्ड बैंक ऑन इंडियाज़ लर्निंग पॉवर्टी। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि कैसे जो एजुकेशन सेक्टर है उनमें काफ़ी ज़्यादा मैसिव हिट हुआ है कोविड के बाद। तो देखते हैं क्या डाटा है जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जो इंडिया है और जो दूसरी कंट्रीज है उन्होंने कॉलेजेस को शट डाउन कर दिए थे, जबकि ऑनलाइन क्लासेस को वो फोकस दे रहे थे। बट जब भी पैंडेमिक चल रहा था काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ भी हमें फेस करने को पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स थे जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़े थे। लेकिन जो सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के थे, जो गरीब लोग थे, उनको सबसे ज़्यादा बियर करना पड़ा, क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम वो एकदम ख़राब हो गया। क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन शुरू हुई, उनके पास ना ही फ़ोन है ना ही कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से वो कनेक्ट कर पाए। इसी वजह से उनकी जो एजुकेशन है वो ड्रॉप आउट बढ़ने लगे रेट, और स्टूडेंट का फ्यूचर खतरे में आ गया। तो इंडिया का वर्ल्ड बैंक ने बताया कि इंडिया लर्निंग पॉवर्टी स्टेज में है एंड लर्निंग पॉवर्टी इंडिया का 70% तक पहुंच गया है। लर्निंग पॉवर्टी होता क्या है? लर्निंग पॉवर्टी वो होता है जो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है कि चाइल्ड की इनेबिलिटी, कि चाइल्ड जो सिंपल टेक्स्ट होता है 10 साल की उम्र तक वो नहीं पढ़ सकता, उसको हम लर्निंग पॉवर्टी बोलते हैं। कि जो अगर हम बच्चों की बात करें पूरे वर्ल्ड में, वो प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते अपनी एज के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एज का टेक्स्ट। तो इसीलिए हमारे पूरे वर्ल्ड में 260 मिलियन चिल्ड्रन है जिन्होंने स्कूल नहीं अटेंड किया, एंड इस वजह से जो क्राइसिस अब बढ़ता जा रहा है। जो ये लर्निंग पॉवर्टी क्राइसिस है ये मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिल रहा है, जैसे इंडिया है, अफ्रीका है, चाइना है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। ये जो कंसर्न है ये किसने रेज़ किया है? जो ग्लोबल डायरेक्टर रहे हैं ऑफ एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, उन्होंने बताया है कि कैसे जो एजुकेशन सेक्टर है हमारी कंट्रीज़ में वो ख़त्म होता जा रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा निगलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इट इज़ अ हाई नीड कि हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करें और बच्चों को सुधारें। एडो एनालिटिक्स रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। 2019 में ये रिपोर्ट लाया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि इंडिया के जो 55% ऑफ चिल्ड्रन हैं वो लेट प्राइमरी एज में भी अच्छे से पढ़ नहीं पाते, और ये जब कोविड आया उसके बाद से 20% और इंक्रीज़ होगा, तो ये 75% तक पहुंच गया। तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है हमारे एजुकेशन सेक्टर की कि हमें ज़रूरत है कि हम उसको रीड थ्रू करें, इसमें काम करें, ताकि हमारा एजुकेशन सेक्टर और ज़्यादा सुधर सके। सजेशंस भी दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गैप्स हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में गैप्स हैं, उसको हमें ब्रिज करने की बात किया जाना चाहिए। इंडिया ने कोशिश तो की, स्कूल को ओपन किए और कोशिश की कि स्टूडेंट की अटेंडेंस भी आए, बट ये अभी तक अच्छे से इम्पार्ट नहीं किया। अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कैसे उनको करना है। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था उनको कन्विंस करना चाहिए कि वापस वो री इनरोलमेंट कराएं, फ़ीस कम कर दें उनकी, या ऐसा कुछ इंसेंटिव दें जिसकी वजह से जो हमारा स्कूल ड्रॉप आउट रेशो है वो कम हो जाए, जो कि कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस वजह से हमें काफ़ी सारा स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके, क्योंकि एजुकेशन होगा, क्योंकि एजुकेशन से ही हमारा जो यूथ है दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तभी उनमें कोई सुधार आएगा एंड कुछ अच्छा काम हो पाएगा।
ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू लाइक इट, सो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, यू कैन ऑलवेज मेंशन अस टू इन द कमेंट्स सेक्शन। एंड आप हमें info@officerbtr.com पर भी मेल कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट या कोई सजेशन। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। प्रीलिम्स आ रहा है, टेस्ट सीरीज लगाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑलराइट, ओके, बाय।